तो अपन पढ़ रहे थे सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन। इस चैप्टर में 3-4 चैप्टर आ गए एक तरीके से। कल अपन ने कर लिया था मुस्लिम धर्म में जो भी हुए थे। आज अपन देखेंगे सिख धर्म के अंतर्गत सुधार, सिख धर्म में सुधार। सिखों के अंतर्गत पहला जो आंदोलन होता है वो होता है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन पहला आंदोलन कौन सा होता है? कूका आंदोलन। तो इसमें लिखो, यह सिख धर्म में पहला समाज सुधार आंदोलन था, या सिखों का पहला समाज सुधार आंदोलन कूका आंदोलन था। सिखों का पहला समाज सुधार आंदोलन था। शुरू किसने किया? भगत जवाहरमल ने। भगत जवाहरमल। भगत जवाहरमल। तो पहला सिखों में आंदोलन शुरू होता है कूका आंदोलन, और उसको शुरू किया भगत जवाहरमल ने। इसमें केवल इतना ही याद रखना है। इसके बाद में आंदोलन शुरू होता है नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन। अब नामधारी आंदोलन एक प्रकार का जो कूका आंदोलन था, उसी कूका आंदोलन से एक शाखा निकली थी। तो अपन कह सकते हैं कि नामधारी आंदोलन कूका आंदोलन की ही एक शाखा थी। तो यह कूका आंदोलन की ही एक शाखा थी। यह कूका आंदोलन की ही एक शाखा थी। इसको शुरू करता है दो व्यक्ति हैं, एक है राम सिंह तथा उनका शिष्य था बालक सिंह। तो राम सिंह तथा उनके शिष्य बालक सिंह तथा उनके शिष्य बालक सिंह। अब देखो, जो ये कूका आंदोलन है उसका नाम कूका क्यों पड़ा? अब पंजाबी के अंदर कूक शब्द होता है, उसका अर्थ होता है आवाज। क्या होता है? आवाज। तो इन लोगों ने सिखों के अंदर जो व्याप्त बुराइयां थी उनके खिलाफ आवाज उठाई। आवाज उठाने के कारण इस आंदोलन का क्या नाम पड़ जाता है? कूका आंदोलन। तो इसमें लिखो, इन सुधारकों ने सिख समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ कूक उठाई। कूक और कोष्टक में लिख लेना आवाज। सिख समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ कूक उठाई, जिस कारण इसका नाम कूका आंदोलन पड़ा। जिस कारण इनका नाम कूका आंदोलन पड़ा। अब देखो, राम सिंह ने एक नामधारी नाम से नामधारी पंथ की स्थापना की 1857 में। तो नामधारी पंथ की स्थापना करता है राम सिंह। नामधारी पंथ, इसकी स्थापना होती है 1857 में, और स्थापना की जाती है राम सिंह द्वारा, गुरु राम सिंह द्वारा। गुरु राम सिंह द्वारा 1857 में नामधारी पंथ की स्थापना की जाती है। अब इसमें नेक्स्ट लिखो, गुरु राम सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। गुरु राम सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया।
अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ ये सशस्त्र विद्रोह करने लगे। गुरु राम सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। अब देखो, उस समय सिक्कों के अंतर्गत विवाह पे अत्यधिक खर्च होता था। उस खर्च को सीमित करने के लिए इन्होंने विवाह की एक नई पद्धति शुरू की। आजकल अपन कहते हैं ना सामूहिक विवाह पद्धति, तो ऐसे ही सिक्कों में एक सामूहिक विवाह पद्धति इन्होंने चलाई और उसका नाम था आनंद कारज। आनंद कारज। तो आनंद कारज का मतलब होता है सामूहिक विवाह पद्धति। तो लिखो आनंद कारज। आनंद कारज। इसके आगे लिखो, यह सिक्कों में राम सिंह द्वारा शुरू की गई, यह सिक्कों में राम सिंह द्वारा शुरू की गई सामूहिक विवाह पद्धति थी। सामूहिक विवाह पद्धति थी। सामूहिक विवाह पद्धति थी। इससे सिख समाज में विवाह में होने वाले खर्च में कमी आई। विवाह में होने वाले खर्च में कमी आई। और अपने यदि सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है तो उसमें क्या समझा जाता है? जो अटका हुआ है उसकी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में होती है। अब देखो, एक रेहत गाम भी इन्होंने एक सूची बनाई। उस सूची को कहा गया रेहत गाम। रेहत गाम एक प्रकार की आचार संहिता बनाई जो सिक्कों को पालन करनी होती थी। तो रेहत गाम का मतलब क्या है? गुरु राम सिंह द्वारा सिक्कों के लिए बनाई गई एक प्रकार की नैतिक आचार संहिता। तो इसमें लिखो, राम सिंह द्वारा सिक्कों के लिए बनाई गई एक नैतिक आचार संहिता। एक नैतिक आचार संहिता। सिक्कों के लिए बनाई गई एक नैतिक आचार संहिता। तो गुरु राम सिंह ने यह बनाई थी। 1872 में इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उस समय जो ज़्यादा ही उन्मादी होता था, ज़्यादा ही हिंसक होता था, उत्पात मचाता था, उसको भेजते थे। एक ही स्थान था उस समय, ब्रह्मा। और जिसको ब्रह्मा भेजा, इसका मतलब वो वापस ब्रह्मा जी के पास ही चला गया, वो वापस नहीं आया। तो इनको भी 1872 में गिरफ्तार करते हैं और ब्रह्मा देश के अंतर्गत भेज दिया और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो 1872 में इनको गिरफ्तार करके 1872 में इनको गिरफ्तार करके ब्रह्मा देश में भेज दिया तथा वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में तीसरी बनती है सिंह सभा। 2 सुधार आंदोलन हो चुके हैं इनके। पहला कौन सा हुआ? कूका आंदोलन। कूका सिक्कों का पहला आंदोलन किसने शुरू किया? भगत जवाहरलाल। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है, कूका आंदोलन का संबंध किससे है? सिक्कों से। दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भगत जवाहरलाल ने। नामधारी आंदोलन, तो कूका आंदोलन का ही यह एक आंदोलन था, इसको शुरू किया। ये प्रश्न काफी बार पूछा हुआ है। नामधारी आंदोलन को किसने शुरू किया? तो राम सिंह तथा उनके शिष्य बालक सिंह ने। नामधारी पंथ की स्थापना किसने की? गुरु राम सिंह ने। कब की? 1857 में। अब प्रश्न आता है, आनंद कारज से आपका क्या आशय है? तो सिक्कों में जो सामूहिक विवाह पद्धति थी उसको आनंद कारज कहा गया।
और रेहतगाम का मतलब क्या है, जो एक नैतिक आचार संहिता का निर्माण किया था, उस नैतिक संहिता को क्या बोला गया, रेहतगाम। इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1872 में और फिर बर्मा में भेज दिया, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तीसरा सुधार होता है सिंह सभा का। अब देखो, सिंह सभा की स्थापना होती है 1883 में, 1883 में, और इसकी स्थापना होती है अमृतसर में, अमृतसर में। संस्थापक थे, 2 व्यक्ति थे, ठाकुर संदावलिया, ठाकुर संदावलिया तथा ज्ञानी ज्ञान सिंह, ज्ञानी ज्ञान सिंह, ज्ञानी भी है और ज्ञान सिंह भी है। तो संस्थापक थे ठाकुर संदावलिया तथा ज्ञानी ज्ञान सिंह। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य था सिख धर्म के मूल स्वरूप को स्थापित करना। सिख धर्म के मौलिक स्वरूप को कायम रखना, मौलिक स्वरूप को कायम रखना। अब इस सभा के अंदर भी क्या की, सभा बनाई। इस सभा के अंतर्गत भी एक और सभा बना दी जो डिसीजन ज़्यादातर लेती थी, उसको बोला गया खालसा दीवान। तो खालसा दीवान सिंह सभा की सर्वोच्च संस्था थी, खालसा दीवान, खालसा दीवान। खालसा दीवान क्या थी, सिंह सभा की सर्वोच्च संस्था। सिंह सभा की सर्वोच्च संस्था। अब ये ऐसे चैप्टर हैं, इनमें ज़्यादा समझाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो फटाफट लिखते जाओ और इनको सीधे सीधे रटना है। किसने स्थापना की, उद्देश्य क्या थे, कब स्थापना हुई, कहाँ पे स्थापना हुई। इनके अलावा कुछ है भी नहीं और इनमें कुछ समझा भी नहीं सकते इनके अलावा। तो सिंह सभा की स्थापना कब होती है, 1883 में। किसने की, अमृतसर के अंदर किसने की, ठाकुर संदावलिया ने और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने। उद्देश्य क्या था, सिख धर्म के मौलिक स्वरूप को कायम रखना। और खालसा दीवान सिंह सभा की सर्वोच्च संस्था होती थी। अब चौथा सुधार होता है सिखों के अंतर्गत गुरुद्वारों में। अंतिम सुधार होता है गुरुद्वारा सुधार, गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। गुरुद्वारा किसको कहते हैं, सिखों के पूजा स्थल को। हिंदुओं की पूजा स्थल को क्या कहते हैं, मंदिर। मुस्लिमों के मस्जिद और यहूदियों के सिनेगोग। ईसाइयों के चर्च। यहूदी और इस्लाम, ईसाई दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहला धर्म निकला था इनमें यहूदी, जिसके संस्थापक थे मूसा। और ये सारे धर्म, ईसाई है एक तो, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, ये तीनों एक ही स्थल से निकले थे और उस स्थल का नाम है यरूशलेम, यरूशलेम। और ये स्थान है वर्तमान में इजराइल के अधिकार के अंदर। तो इसको भी धर्मों की जननी स्थल बोलते हैं, यरूशलेम को। इसलिए यरूशलेम को लेकर लगातार लड़ाई रहती है इन तीनों के अंतर्गत। वर्तमान में यहूदियों के अंडर में है और इजराइल देश के अधिकार में है। इस्लाम वाले वो चाहते हैं कि हमारा धर्म का मूल स्थान ये है, तो हमारे अधिकार में ये आना चाहिए। इसलिए लगातार जो इस्लाम के लोग हैं वो फिलिस्तीन का साथ देते हैं, फिलिस्तीन का। और पहले जो युद्ध लड़े गए थे ईसाई और इस्लामों के बीच, विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हैं, धर्म युद्ध लड़े गए हैं। बड़े धर्म युद्ध इन दोनों के बीच में लड़े गए थे पुनर्जागरण के समय।
और वो किस बात को लेके होते थे? यरूशलेम के अधिकार को लेकर। और इस स्थल पे अभी भी अधिकार को लेके इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार युद्ध जारी है और हाल ही में अमेरिका ने इसको राजधानी घोषित किया है इजराइल की, कि इजराइल की ये राजधानी रहेगी। तो अब गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, अब देखो गुरुद्वारों में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी। उस समय क्या था, जो गुरुद्वारे थे उस पे भ्रष्ट जो महंत थे उनका अधिकार था, भ्रष्ट महंत। और ये महंत क्या मानते थे कि उनका वजूद तभी है जब अंग्रेज हैं, क्योंकि वो अंग्रेज इन महंतों का पक्ष लेते थे। इसलिए क्या हुआ, जब भी कोई आंदोलन होता था तो ये भ्रष्ट जो महंत थे वो अंग्रेजों का पक्ष लेते थे कि हिंदू गलत कर रहे हैं, भारतीय लोग गलत कर रहे हैं, और जो अंग्रेज कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। जैसे गदर आंदोलन शुरू होता है 1913 से, अमेरिका से इसको शुरुआत करते हैं, पंजाब भारत के अंदर इसका केंद्र था। तो जैसे ही शुरू हुआ तो इन्होंने कहा, भ्रष्ट जो महंत थे, कि हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ विश्वासघात किया है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर ज़्यादातर मरने वाले लोग कौन थे? शहीद होने वाले लोग सिख थे। फिर भी जो महंत थे, इन महंतों ने जो जनरल डायर था उसको सम्मानित किया कि आपने बहुत अच्छा किया, ये मरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी ऐसे करते रहो। तो इनके खिलाफ धीरे धीरे, और भ्रष्टाचार करते थे, जितने भी महंत की जो संपत्ति थी वो सारे महंत उनको बेचते थे, भ्रष्टाचार करते थे। तो ये आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का नियंत्रण होना। गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का नियंत्रण होना, भ्रष्ट महंतों का नियंत्रण। और ये जो महंत थे वो मूल रूप से सिख थे भी नहीं, ये ज़्यादातर हिंदू धर्म से गए थे, हिंदू लोग थे। हालांकि भारत के संविधान में सिख अलग से कोई धर्म नहीं माना गया है, सिख अलग से कोई धर्म नहीं है, सिख को हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया है। इसलिए सिख लोग लगातार क्या कर रहे थे? आज़ादी के बाद अलग होने की मांग कर रहे थे कि हमें अपना अलग धर्म का दर्जा दो, हमें अलग देश चाहिए। इसलिए वो खालिस्तान इनकी मांग कर रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया था, और पाकिस्तान से लगातार हथियारों की सप्लाई शुरू हुई। और फिर बाद में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, पंजाब के अंतर्गत इनका दमन कर दिया। इंदिरा गांधी ने उस समय एक तो पंजाब से दमन किया आतंकवाद का, और पश्चिम बंगाल से समाप्त किया था, नक्सलाइट जो मूवमेंट है उसका किया था। और उन दोनों क्षेत्रों से ये कांग्रेस सदा के लिए गायब हो गई, पंजाब में फिर आ गई, बंगाल में उसके बाद से लेके कभी भी कांग्रेस की सीट नहीं आई। सबसे पहले भारत के अंदर नक्सलवाद का उदय पश्चिम बंगाल में होता है। नक्सलवाद का प्रश्न पूछा हुआ है, नक्सलवाद का उदय कहां से होता है? पश्चिम बंगाल का एक गांव था नक्सलवाड़ी, नक्सलवाड़ी, और उस नक्सलवाड़ी गांव के नाम पर यह आंदोलन शुरू होता है। जो भूमिहीन किसान लोग थे उन लोगों ने विद्रोह शुरू किया था, कालांतर में इसका स्वरूप बदल गया और ये लगातार सरकार के खिलाफ हो गया। जैसे राजस्थान में तो क्या था, राजस्थान में जो भूमि सुधार थे वो अच्छे से लागू हो गए थे अन्य देश की तुलना में, देश के अन्य हिस्सों की तुलना में। अब देखो किसान विद्रोह क्यों करते थे, चलो अपन चैप्टर पढ़ लेते हैं या बताया जाए कुछ नक्सलवाद के बारे में। देखो देश में आज़ादी से पूर्व क्या थी, ज़्यादातर संपत्ति थी जो जमींदार लोग थे उनके पास, आज़ादी से पूर्व जमींदारों के पास थी। और जमींदारों के पास थी, किसी के पास 1000 बीघा थी, किसी के पास 3000, 10,000 बीघा तक ज़मीन होती थी। और लगभग देश की 90% जो ज़मीन थी वो 10% लोगों के पास थी और 70% के पास आबादी भूमिहीन थी, आबादी थी नहीं। और उसमें ज़्यादातर लोग थे एससी और एसटी वर्ग। एससी तो लगभग पूरा ही वर्ग था और एसटी भी था ज़्यादातर। इन दोनों वर्गों के पास ज़मीन थी नहीं, इसलिए सरकार ने क्या किया, फिर एक्ट बनाए, जैसे सीलिंग एक्ट बनाया।
सीलिंग एक्ट के तहत एक सील फिक्स कर दी कि इससे ऊपर ज़मीन आपकी नहीं हो सकती, और जो ज़मीन एक्स्ट्रा बची वो फिर किसको दे दी, जो भूमिहीन लोग थे। इसलिए क्या है, इन लोगों के पास जो ज़मीन है वो गांव की बाहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो जंगल की ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, वो मिली। क्योंकि जिन लोगों के पास ज़मीन थी उन्होंने अच्छी ज़मीन को तो खुद ने ले लिया, जो ख़राब ज़मीन थी वो सरकार को ट्रांसफ़र कर दी। उसमें भी इन्होंने दिमाग खेला, जैसे अपने जितने भी रिश्तेदार थे उन रिश्तेदारों को ये ज़मीन ट्रांसफ़र करते गए इनके सब रिश्तेदारों के पास ज़मीन हो गई, और बहुत कम ज़मीन ये सरकार को दे पाए। सरकार के पास जितनी ज़मीन थी वो इनको ट्रांसफ़र कर दी। फिर इनको लगा सरकार को कि ये तो गरीब लोग हैं, ये तो वापस बेच देंगे। तो सरकार ने क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन कर दिया, और संविधान संशोधन करके नवी अनुसूची जोड़ी, और उसमें क्या कर दिया कि SC ST की ज़मीन केवल SC ST वर्ग का ही आदमी खरीद सकता है। क्योंकि इनको ये पता था यदि गरीब आदमी है तो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ये हो सकता है ज़मीन को तुरंत वापस बेच दे, इसलिए ऐसा प्रावधान कर दिया कि इनकी ज़मीन केवल SC ST का ही व्यक्ति खरीद सकता है। लेकिन उस समय पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहाँ पे भूमि सुधार सही ढंग से लागू नहीं हुए। इसलिए क्या हुआ, जो भूमिहीन किसान थे उन किसानों ने सबसे पहले शुरू किया था, और ये शुरू किया था लगभग 1967 से, और इसके नेता थे कानू सान्याल। और शुरू कहाँ से होता है, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से। अब धीरे धीरे ये आंदोलन क्या होता है, धीरे धीरे किसानों की बजाय ये छात्रों के अंतर्गत प्रवेश कर गया, और छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्र, जो स्टूडेंट यूनियन थी। उसी समय आपातकाल लग गया, उसके बाद बड़े बड़े लीडर निकल के आ जाते हैं। किसान यूनियन की बजाय अब छात्र यूनियन ज़्यादा प्रभावी हो गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय इनकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा था। पूरे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत इन जो किसान थे इनकी मांग को वाजिब माना गया। कुछ समय बाद वहाँ से इनकी सरकार गायब हो गई, लेकिन धीरे धीरे इनको फिर पैसा मिलने लग गया अन्य देशों से। फिर ये आंदोलन हो जाता है हिंसक आंदोलन, और वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा संकट नक्सलवाद है। एक तो होता है बाह्य सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा का सबसे बड़ा संकट क्या है, आतंकवाद, और आंतरिक सुरक्षा का है नक्सलवाद। लेकिन पिछले 5 साल में नक्सलवाद पे काफ़ी नियंत्रण हुआ है, इसलिए अब इतनी बड़ी समस्या नहीं रही, लेकिन फिर भी कायम है नक्सलवाद। और कभी डिटेल में अपन यदि मौका मिलेगा तो उसमें देखेंगे नक्सलवाद के उदय के कारण, पूरे कारण क्या थे, कैसे कैसे लड़ाई हुई, कैसे संगठन बने, भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, विभिन्न स्टेट कैसे प्रभावित हैं इसके अंतर्गत। वर्तमान में ज़्यादातर ये है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अंतर्गत, और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है कुछ। हाँ, तो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चला, जो गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का नियंत्रण था, इनके खिलाफ शुरू हुआ। अब देखो गुरुद्वारों पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया, 1925 में एक कानून बनाया, गुरुद्वारा प्रबंध अधिनियम। तो लिखो 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया। सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत महंतों पर नियंत्रण किया गया, जिसके तहत महंतों पर नियंत्रण किया गया। इसी अधिनियम के तहत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति बनाई गई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति बनाई गई। इसी अधिनियम के द्वारा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति बनाई गई। अब ज़्यादातर जो धार्मिक मामले थे वो सारे ये समिति देखती थी, सिखों पर इन महंतों को क्या करना है, कैसे करना है, सारा काम कौन तय करती थी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति। अब देखो एक सिखों के अंतर्गत एक सत्याग्रह हुआ है गुरु का बाग
इनसे अलग है गुरु का बाग गुरुद्वारा सत्याग्रह। गुरु का बाग गुरुद्वारा सत्याग्रह। अब नाम से ही स्पष्ट है गुरु का बाग, यानी कोई ना कोई बगीचे को लेकर शुरू हुआ था। अब क्या था, एक बगीचा था गुरु का बाग, उसके अंतर्गत पेड़ था कीकर का, जिसको बबूल बोलते हैं अपन। तो कीकर का पेड़ था, उस कीकर के पेड़ को काट दिया गया। इस कारण इसके विरोध के अंतर्गत गुरु का बाग गुरुद्वारा सत्याग्रह हुआ था। तो इसमें लिखो यह सत्याग्रह सूखे कीकर के वृक्षों की कटाई को लेकर शुरू हुआ था। अब एक बार वापस देखो, अपन सिख धर्म में जो सुधार हैं, पहला आंदोलन कौन सा होता है, कूका आंदोलन। शुरू किसने किया, भगत जवाहरलाल ने। दूसरा आंदोलन है नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन कूका आंदोलन की एक शाखा थी। शुरू करते हैं राम सिंह और बालक सिंह। नामधारी पंथ की स्थापना होती है 1857 में, राम सिंह ने स्थापना की थी। आनंद कारज क्या है, जो सामूहिक विवाह पद्धति है उसको आनंद कारज कहा गया। रेहत गांव किसको कहा गया, एक जो नैतिक आचार संहिता बनाई गई उसको रेहत गांव कहा गया। और इनको 1872 में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके ब्रह्मा भेज दिया, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तीसरी अपन देखते हैं, सिखों में सुधार करने के लिए सिंह सभा बनाई गई। सिंह सभा की स्थापना होती है 1883 के अंतर्गत, और कहाँ पे होती है, अमृतसर में। इसके संस्थापक हैं ठाकुर संधावलिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह। इन दो लोगों ने स्थापना की थी। उद्देश्य था सिख धर्म के मौलिक स्वरूप को कायम करना। यहाँ पे भी एक और सभा बनाई गई, खालसा दीवान, जो सिंह सभा की सर्वोच्च संस्था होती थी, खालसा दीवान। उसके बाद में देखो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का उद्देश्य था जो गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का नियंत्रण था, उनके प्रभाव को खत्म करना। 1925 में क्या किया, सिख गुरुद्वारा अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत गुरुद्वारों के अंतर्गत अनेक सुधार किए गए और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति बनाई गई। ज़्यादातर कार्य यही देखती थी, अब महंतों को कार्य कैसे करना है। गुरु का बाग गुरुद्वारा सत्याग्रह हुआ, सूखे कीकर के वृक्षों की कटाई को लेकर। अब देखो जितने भी महिलाओं के लिए ये सुधार आंदोलन हुए, उसमें महिलाओं के लिए क्या सुधार हुआ, महिलाओं के लिए समाज सुधार आंदोलन में प्रयास। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें प्रश्न पूछते हैं। महिलाओं के लिए समाज सुधार आंदोलन में प्रयास, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति थी तो वो थी महिलाओं की, इसलिए उनकी स्थिति में क्या सुधार होता है। सबसे पहला सुधार किया जाता है सती प्रथा के अंतर्गत। सती प्रथा में तो अपन देखते हैं सती प्रथा में क्या सुधार होते हैं। सती शब्द का अर्थ होता है पवित्र। सती शब्द का अर्थ क्या होता है, पवित्र। और हिंदू समाज में मान्यता है कि पति और पत्नी का जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। किसी महिला को तभी तक जीने का हक है जब तक उसके पति जीवित हो। तो उस समय ये धार्मिक मान्यता थी। उसी समय क्या होते हैं, राजा राम मोहन राय की जो भाई थे वो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके साथ उनकी भाभी को भी जबरदस्ती सती करवा दिया गया। तो इस प्रथा को देखकर वो बड़े दुखी होते हैं। उसके बाद वो संवाद कौमुदी पत्रिका शुरू की। उस पत्रिका में बताया कि कहीं पे भी अपने धर्म में ऐसा प्रावधान नहीं है कि सती होना अनिवार्य हो, इसलिए उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। उस समय गवर्नर जनरल आए विलियम बेंटिंग, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक्ट बनाया 1829 में, अधिनियम 17 के तहत। तो सती प्रथा के लिए सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा हुआ, राजा राम मोहन राय। तो इसमें लिखो सती प्रथा के लिए सबसे पहला प्रयास राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रयास राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा। पहला प्रयास होता है राजा राम मोहन राय द्वारा। इसमें लिखो इनके द्वारा
इनके प्रयासों से, सॉरी ऐसा लिखो, इनके प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने 1829 में अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध ठहरा दिया गया। सती प्रथा को अवैध ठहरा दिया। 1829 में अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध ठहरा दिया। तो ये 1829 में केवल बंगाल में लागू किया। कहाँ पे? बंगाल में। तो लिखो 1829 में बंगाल में, 1829 में बंगाल में तथा 1830 में बंबई और मद्रास में सती प्रथा को अवैध किया गया। 1830 में बंबई तथा मद्रास में सती प्रथा को अवैध किया गया। तो सती प्रथा के अंतर्गत ये सुधार होते हैं, सती प्रथा अवैध हो गई। उसके बाद में अपन देखते हैं विधवा विवाह। विधवा विवाह। अब विधवा विवाह के अंतर्गत सर्वाधिक प्रयास यदि किसी ने किए हैं भारत के अंतर्गत, वो था ईश्वरचंद विद्यासागर। सबसे ज़्यादा प्रयास उन्होंने किए। उनसे पूर्व भी कुछ प्रयास हुए थे, जैसे विधवा विवाह समाज बनाया। विधवा विवाह समाज, विधवा विवाह समाज 1850 में बना। एक संगठन था विधवा विवाह समाज 1850 में। महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित। तो पहला प्रयास किया गया विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा, और उनके द्वारा एक संस्था बनाई गई विधवा विवाह समाज 1850 के अंतर्गत विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। अब देखो दूसरा प्रयास किसने किया? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के आगे लिखो, ईश्वरचंद विद्यासागर के आगे लिखना है कि भारत में विधवा विवाह के लिए सर्वाधिक प्रयास, भारत में विधवा विवाह के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किए गए। भारत में विधवा विवाह के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा किया गया या किए गए। उनके प्रयासों से 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अब देखो ये अधिनियम बना तो डलहौजी के समय था, लेकिन पारित होता है कैनिंग के समय। तो कभी एग्जाम में प्रश्न जब मिलान करते हैं कि निम्न एक्ट और गवर्नर जनरल का मिलान कीजिए, तो 1856 तक, 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था डलहौजी, और 56 से लेकर 62 तक था कैनिंग। तो अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डलहौजी के समय बना और पारित होता है कैनिंग के समय। तो इसमें लिख लो, यह अधिनियम कैनिंग के समय पारित हुआ था।
यह अधिनियम कैनिंग के समय पारित हुआ था। कैनिंग के समय पारित हुआ था। यह अधिनियम कैनिंग के समय पारित हुआ था। अब थोड़ी देर आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में देखो प्रयास किए गए, एक प्रोफेसर था फर्ग्यूसन कॉलेज का, डीके कर्वे, व्यक्ति था डीके कर्वे। हाँ, तो प्रयास किया गया राजा राम मोहन राय ईश्वरचंद विद्यासागर के बाद प्रयास किया। एक प्रोफेसर था फर्ग्यूसन कॉलेज का। फर्ग्यूसन कॉलेज का पहले नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें रानाडे, गोखले, तिलक इनका योगदान रहा था। तो विधवा विवाह के अंतर्गत डीके कर्वे का योगदान था। डीके कर्वे इसके बारे में लिखो थोड़ा, इन्होंने प्रयास किए हैं काफ़ी। ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। अब इनके बेचारे के साथ दिक्कत क्यों हुई? 1893 में क्या हुआ, इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो ये क्या हो गए, जब महिला का पति खत्म हो जाता है तो उसको तो विधवा कहते हैं। विधवा का विलोम क्या होता है? विधुर। तो ये हो गए विधुर। तो इनको लगा यदि शादी करनी है तो सबसे ज़्यादा क्या करना है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दो, तो अपना भी कहीं ना कहीं तुक्का चिप जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी जोर लगाया। 1893 में इनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और 1899 तक आते आते इनका भी तुक्का चिप गया और इनकी भी शादी हो गई और एक ब्राह्मण लड़की के साथ फिर ये शादी करते हैं। उसके बाद इनका फोकस आ गया विधवा पुनर्विवाह की तरफ। तो इसलिए इन्होंने किया, एक तो 1893 में एक संघ बनाया, विधवा पुनर्विवाह संघ। इसमें लिखो 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह संघ की। ये था 1893 में। फिर बाद में इन्होंने सोचा एक आश्रम भी बना देते हैं, तो 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की। विधवा आश्रम की स्थापना की पुणे के अंतर्गत। विधवा आश्रम, तो विधवा आश्रम की स्थापना की 1899 में और विधवा आश्रम की स्थापना की पूना में। तो प्रोफेसर डीके कर्वे फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ बनाया और 1899 में विधवा आश्रम खोला इन्होंने। और कहाँ पे खोला? पूना के अंतर्गत। और भारत के अंतर्गत महिलाओं के लिए पहली बार कोई यूनिवर्सिटी खोली तो डीके कर्वे ने ही खोली थी। 1906 के अंतर्गत भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय इन्होंने खोला। 1906। तो इसमें लिखो 1906 में डीके कर्वे ने भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में की। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में की। प्रथम महिला विश्वविद्यालय। अब देखो अपन ने पढ़ा था महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे की पत्नी थी रमाबाई। उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया महादेव गोविंद रानाडे। तो ये उनकी पत्नी थी। इन्होंने भी विधवा विवाह के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए और विधवाओं के लिए इन्होंने एक सदन की स्थापना की। उस सदन का नाम है शारदा सदन। शारदा सदन। तो इसमें लिखो रमाबाई, लिख के आगे लिखना पंडित रमाबाई। इसके आगे लिखो इन्होंने विधवाओं के लिए
बंबई में शारदा सदन की स्थापना की। बंबई में शारदा सदन की स्थापना की, जिसमें विधवाओं को शिक्षा दी जाती थी। शारदा सदन की स्थापना बंबई में की, जिसमें महिलाओं को, विधवा महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। जिसमें विधवाओं को शिक्षा दी जाती थी। जिसमें विधवाओं को शिक्षा दी जाती थी। आगे लिखो बाल विवाह। दो चीज पढ़ ली अपने, सती प्रथा, विधवा विवाह। तीसरा महिलाओं की समस्या थी बाल विवाह, क्योंकि विधवा विवाह होने के पीछे कोई कहीं ना कहीं रीजन था बाल विवाह। और बाल विवाह भी उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलन था पश्चिम बंगाल में। और वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले यदि कहीं आते हैं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आ रहे हैं। राजस्थान में क्या रीजन है बाल विवाहों का? छोटी सी उम्र में क्या बता देते हैं, लड़का तो बूढ़ा हो गया। हालांकि मुख्य रीजन है लड़कियों की संख्या कम होना, लिंगानुपात कम होना। सबको डर रहता है पता नहीं नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, पहले ये काम तो कर लो। अब देखो बाल विवाह के लिए भी सबसे पहले यदि किसी ने प्रयास किया तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही प्रयास शुरू किया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से एक अधिनियम पारित हुआ, उसको कहा गया सम्मति आयु अधिनियम 1860। एक मिनट लिखो मत अभी। सम्मति आयु अधिनियम 1860। सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम 1860। अब देखो ये पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इस एक्ट के तहत विवाह की जो न्यूनतम उम्र तय की गई वो थी 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। और आजकल लड़कियां 25-26 साल की हो जाती हैं, तब भी क्या कहते हैं कि मैं अभी शादी वाली नहीं हुई। और उस समय 10 साल भी ज़बरदस्ती करनी पड़ रही थी कि 10 साल में तो करो कम से कम। और आजकल 10 साल में तो, आजकल तो शहरों में तो कई सिस्टम चलते हैं, LKG UKG, ये कई सिस्टम है, तो बच्चे 10 साल वाली उम्र में तो वही फंसे रहते हैं अभी तो। तो सम्मति आयु अधिनियम 1860 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित होता है। तो लिखो सम्मति आयु अधिनियम 1860। सम्मति आयु अधिनियम यानी जिस उम्र पे आप सहमत हो सकते हो, कंसेंट एज एक्ट 1860 का। उस समय 10 साल में भी बड़ी बात लग रही थी उनके लिए कि 10 साल में भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 12-13 साल की उम्र के अंदर माँ बन जाती थी, बच्चों के साथ एक बच्चे की माँ बन जाती थी। सम्मति आयु अधिनियम 1860। तो इसमें आगे लिखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। इसमें विवाह की न्यूनतम उम्र 10 वर्ष रखी गई। इसमें विवाह की उम्र न्यूनतम 10 वर्ष रखी गई। इसमें विवाह की न्यूनतम उम्र 10 वर्ष रखी गई। फिर इसके बाद में बाल विवाह में अपन देखें तो अपन ने पहले पढ़ा है 1872 का अधिनियम, जिसको सिविल मैरिज एक्ट या ब्रह्मा मैरिज एक्ट या विधवा एवं पुनर्विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट। तो अगला लिखो 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, इसको पारित कराने में कौन से समाज का अधिकार रहा था? सबसे ज्यादा प्रभाव रहा ब्रह्मा समाज का। तो इसमें लिखो, ये पहले भी लिखा है आपको, इसको पारित कराने का श्रेय ब्रह्मा समाज को जाता है। इसको पारित कराने का श्रेय ब्रह्मा समाज को जाता है। और ब्रह्मा समाज के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा प्रयास किए पारित कराने में, तो वह व्यक्ति था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। और इसमें विवाह की उम्र क्या तय की गई थी? 14 वर्ष बालिका की,
14 वर्ष बालिका या लड़की और 18 वर्ष लड़के की तय की गई। न्यूनतम विवाह की उम्र यह तय की गई। इसमें लिखो यह केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ था। यह केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ। इसके बाद में एक और एक्ट आता है, वो अपन ने गवर्नर जनरल में पढ़ा था, 1891 का सम्मति आयु अधिनियम। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का है। ये बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ। बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ। ये प्रश्न आया हुआ है, बहराम जी मालाबारी के सहयोग से पारित हुआ कि 1891 का सम्मति आयु अधिनियम किनके प्रयासों का परिणाम था? बहराम जी मालाबारी। और बहराम जी मालाबारी थे पारसी समाज के सुधारक थे। बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। और उस समय गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। कौन थे? लैंसडाउन। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आएगा बाल विवाह के लिए 1930 का शारदा एक्ट। पहले मैंने कभी 1929 लिखाया था, लेकिन बना 29 में, पारित हुआ था फिर ये 30 में। तो 1930 का शारदा अधिनियम। 1900 इसके अंतर्गत विवाह की उम्र तय की गई। इसमें लिखो 1891 का सम्मति आयु अधिनियम। इसमें सीधा ये लिख लो, न्यूनतम 12 वर्ष, लड़की की न्यूनतम 12 वर्ष। लड़की की तय की गई इसमें कि न्यूनतम 12 वर्ष तो होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखो 1930 का शारदा अधिनियम। 1930 का शारदा अधिनियम। अब देखो, एक अजमेर का व्यक्ति था हरविलास शारदा। कहाँ का व्यक्ति था? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रयासों से यह एक्ट पारित हुआ था। तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है कि बाल विवाह के लिए जो शारदा अधिनियम बना था, उसको पारित कराने का श्रेय किसको है? हरविलास शारदा को। हरविलास शारदा कहाँ के निवासी थे? अजमेर के निवासी। तो इसमें लिखो, इसको पारित कराने का श्रेय अजमेर निवासी हरविलास शारदा को जाता है। इसको पारित कराने का श्रेय अजमेर निवासी हरविलास शारदा को जाता है। हरविलास शारदा को जाता है। हरविलास शारदा को जाता है। कभी कभी एग्जाम में सीधा भी पूछ लेते हैं शारदा अधिनियम का इसमें लिखो, इसमें विवाह की उम्र जो नेटिव मैरिज एक्ट में थी वो की वो तय की गई। 14 वर्ष लड़की की होनी चाहिए और लड़के की होनी चाहिए 18 वर्ष। तो इसमें लिखो, इसमें लड़की की 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष उम्र तय की गई। लड़की की 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष रखेगी। तो बाल विवाह के अंतर्गत अपन देखते हैं तो 4 एक्ट आए। 1860 का सम्मति आयु अधिनियम, 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 का सम्मति आयु अधिनियम और 1930 का शारदा अधिनियम। अब शारदा अधिनियम और नेटिव मैरिज एक्ट में तो सेम प्रावधान थे, 14 और 18 वर्ष। ये हरविलास शारदा के प्रयास से पारित हुआ था और 1872 का केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ था और 1891 का बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से शुरू हुआ था। उसके बाद में लिखो, अब स्त्रियों की शिक्षा के लिए या बालिका की शिक्षा के लिए क्या प्रयास हुए? बालिका शिक्षा के भारत में यदि बालिकाओं की शिक्षा के लिए यदि आधुनिक समय में यदि सबसे पहला प्रयास किया है तो वो थी ईसाई मिशनरीज। तो इसमें लिखो, भारत में बालिका शिक्षा का आधुनिक समय में सबसे पहले प्रयास सर्वप्रथम प्रयास ईसाई मिशनरीज ने किया। भारत में आधुनिक समय में
बालिका शिक्षा के लिए, भारत में आधुनिक समय में बालिका शिक्षा के लिए सर्वप्रथम प्रयास ईसाई मिशनरीज ने किया। ईसाई मिशनरीज ने किया। और देखो, ईसाई मिशनरीज ने शिक्षा देने के लिए क्या किया, उन्होंने एक सभा बनाई, तरुण स्त्री सभा, कलकत्ता में इसकी स्थापना करते हैं और वहाँ पे बालिकाओं की शिक्षा देते हैं। तो भारत में शिक्षा देने के लिए आधुनिक समय में सबसे पहले बनी संस्था थी तरुण स्त्री सभा। तरुण स्त्री सभा। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, भारत में बालिका शिक्षा के लिए आधुनिक समय में बनी पहली संस्था कौन सी थी, तरुण स्त्री सभा। इसकी स्थापना होती है 1819 के अंतर्गत और स्थापना होती है कलकत्ता में। और इसकी भी स्थापना की जाती है ईसाई मिशनरीज के द्वारा। ईसाई मिशनरीज के द्वारा। अब देखो, बालिका शिक्षा के लिए भी यदि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया तो वह धर्म सुधारक, समाज सुधारक था ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसमें लिखो, बालिका शिक्षा के लिए भी सबसे ज़्यादा ध्यान ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिया। बालिका शिक्षा के लिए भी सर्वाधिक ध्यान ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिया। बालिका शिक्षा के लिए सर्वाधिक ध्यान ईश्वरचंद विद्यासागर ने दिया। अब देखो, पहले अपन एक नाम पढ़ा हुआ है और उसका काम भी पढ़ा है, J.E.D. बैथून। J.E.D. बैथून भारत का यदि पहला बालिका विद्यालय खोला तो J.E.D. बैथून ने 1849 में कलकत्ता में खोला। तो J.E.D. बैथून के आगे लिखो, भारत का प्रथम बालिका विद्यालय 1849 में J.E.D. बैथून ने, भारत का प्रथम बालिका विद्यालय J.E.D. बैथून ने 1849 में कलकत्ता में खोला। कलकत्ता में खोला। और यदि किसी अधिनियम के तहत पहली बार स्त्री शिक्षा की भारत में यदि बात की गई तो वो था वुड डिस्पैच। पहले भी अपन ने पढ़ा है कि वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा की ब्रिटिश सरकार ने वकालत की। कानूनी रूप से यदि कहीं पहली बार कहा कि हम स्त्रियों को शिक्षा देंगे तो वो था वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच के आगे लिखो, वुड डिस्पैच में पहली बार महिला शिक्षा की वकालत की गई। वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच कब का है, 1854 का। तो वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए। वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए। अब यहीं पे कुछ दो चार छोटे छोटे फैक्ट लिख लो। एक महिला है, उसका नाम है कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। ये यदि अपन पूरे भारत में देखें तो ये पहली ग्रेजुएट महिला थी। पूरे भारत की पहली स्नातक महिला कौन थी, कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली भारत की प्रथम स्नातक महिला थी। कादम्बिनी गांगुली भारत की प्रथम स्नातक महिला थी और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा थी। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा थी। और कांग्रेस के अधिवेशन में भी यदि सबसे पहले किसी महिला ने भाग लिया तो इसी ने लिया था 1890 के। तो इसमें भी लिखो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाली ये भारत की प्रथम महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली ये भारत की प्रथम महिला थी। 1890 का जो सम्मेलन था उसमें इन्होंने भाग लिया था। ऐसे ही एक महिला और है, सुबा लक्ष्मी।
सुबा लक्ष्मी, ये मद्रास की हैं और ये विधवा थी। ये भारत की पहली विधवा ग्रेजुएट महिला है, सुबा लक्ष्मी, पहली विधवा स्नातक। पहले विधवा हुई, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो पहली विधवा स्नातक। और इतना गर्त में जाना भी नहीं अपने को, कब हुई, कैसे जीवन चला होगा इसका, किस किस ने साथ दिया होगा, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान भी नहीं देना।